हाइपोटेन्यूज cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan थीटा थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसके अलावा एरिया फॉर कैलकुलेटिंग एरिया इन राइट एंगल ट्राइंगल, वो हमारे पास क्या था, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसी के साथ साथ हम लोगों ने और क्या पढ़ा था, कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी पढ़ ली थी, ट्रिक की आइडेंटिटीज, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। साइन इनवर्स कहाँ या ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स कहाँ लगता है वो भी पढ़ लिया था, जब भी एंगल निकाल रहे हो तो इनवर्स लगता है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने फिर नॉन राइट एंगल की तरफ गए थे। नॉन राइट एंगल की तरफ सबसे पहले एरिया को डिस्कस किया था। एरिया इज बेसिकली area for non-right angle is 1/2 AB sin C, in which AB are neighboring sides और बीच में उनका एंगल होगा जो हम sin C में जो एंगल ले रहे हैं। फिर हमने साइन रूल पढ़ा था। साइन रूल में हमेशा आपके पास रेशो आएगा, रेशो ऑफ लेंथ एंड द एंगल साइन ऑफ द स्पेसिफिक एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए अपॉन साइन ए बोल रहा हूँ तो जो अपोजिट एंगल के अपोजिट वाली साइड है उसको मैं ए बोलूंगा और उस एंगल को मैं कैपिटल ए बोलूंगा। तो ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, ये बात की थी हम लोगों ने। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने कोसाइन रूल भी देखा था। कोसाइन रूल के अंदर हम लोगों ने एक ही फॉर्मूला था लेकिन हमने दो फॉर्म्स में देखा था, जिसके अंदर हमारे लिए इजी हो जाता है इफ वी अंडरस्टैंड द बोथ द फॉर्म्स। और एक को हम एंगल के लिए यूज कर रहे थे और एक को हम साइड्स के लिए यूज कर रहे थे। कॉन्सेप्ट वही है कि आपकी जो बी और सी होंगी वो नेबरिंग साइड्स होंगी और सामने वाली आपकी अपोजिट साइड आपकी ए होगी, उसी के सामने वाला एंगल आप कैपिटल ए लोगे जो कॉस ए में आता है। ये सारी बातें हम लोगों ने की थी और आज हम लोग करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हम किसको कहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा एक बिल्डिंग पे है, या चलो एक बंदा अगर एक बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहा है, वहां पे एक एंटीना लगा हुआ है लेट्स से, और एक बंदा है ग्राउंड लेवल पे जो उसको देख रहा है उस एंटीना को इस तरीके से। तो जो ये बिल्डिंग की जो हाइट है या बिल्डिंग टिल एंटीना जो हाइट है और जो डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन और जो बिल्डिंग है, हमारे पास ये बनाती है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हो। तो मोस्ट लाइकली इसमें ये होता है कि अगर डिस्टेंस गिवन है लेट्स से 50 मीटर गिवन है और ये है आपका 150 मीटर्स लेट्स से, तो इसमें आपका हमेशा यूजुअली tan ही लगता है। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के अंदर tan ही लगता है, क्योंकि हमारे पास क्या क्या है, परपेंडिकुलर है विच इज 150 और बेस है हमारे पास 50। tan इनवर्स ऑफ 3 करेंगे हमारा एंगल आ जाएगा। करके भी देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है इसका, 71.5। सर ठीक है जी बेटा। इसमें बेस 50 होगी। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आप एंगल ऑफ एलिवेशन इस एंगल को कह रहे हो। अभी मैं समझाता हूँ। ओके सर। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है कि आप अपना कितना हेड उठा रहे हो किसी टॉप की चीज को देखने पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल स्ट्रेट, अगर फॉर एग्जांपल अगर इमेजिन करो आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए हो और आप अपनी सीलिंग देख रहे हो, जो आपकी सीलिंग है ऊपर टॉप, आप उसको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको कितना हेड उठाना पड़ रहा है सीलिंग को देखने के लिए, वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। जी सर। तो जितना उठाओगे, जितना आपने हेड उठाया उसका एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। अच्छा, ये बात याद रहे, जितनी करीब से आप किसी चीज को देख रहे होगे, जैसे मैं हमेशा अपनी एग्जांपल देता हूँ कि अगर तुम लोग मुझे फिजिकली देखो तो मैं लंबा हूँ, मैं 6'3" हूँ, 6'3" मेरी हाइट है। और अक्सर माशाल्लाह। जैसे छोटे बच्चे माशाल्लाह से, तो अक्सर छोटे बच्चे भी आते हैं मेरे पास। तो छोटे बच्चे जब मुझे दूर से देखेंगे ना, तो छोटे बच्चे जब मुझे दूर से देखेंगे तो उनको उतना सर ऊपर नहीं करना पड़ेगा। सही है, अगर मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ तो वो बोलेंगे हाँ वो सर मुइज आ रहे हैं।
लेकिन जैसे ही मैं करीब करीब, जैसे ही वो मेरे बिल्कुल करीब हो जाएंगे, बिल्कुल करीब, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और ये यहाँ पे खड़े हैं बच्चे, तो बच्चा मुझे कैसे देखेगा, आप लोग इमेजिन कर सकते हो, अपना सर पूरा उठा के मेरी शक्ल देखेगा, ऐसे ही है ना? नहीं आई बात जी सर, समझ में? समझ आ गई। समझ में आई, तो इसका मतलब ये है कि जितना आपका डिस्टेंस कम होगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए और बी है अगर इस तरह, तो अगर जितना डिस्टेंस आपको कम होगा उतना ही आपको हेड ऊपर करना पड़ेगा, उतना ही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ग्रेटर होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर लेट से एक 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 पार्क है, ठीक है, और इस पार्क में ये ऐसे ट्रायंगुलर पार्क है, इस पार्क पे ये एक वो बना हुआ है, ट्रैक बना हुआ है जिस पे आप चल सकते हो, बाकी ग्रीन ग्रासेस हैं, ठीक है, और यहाँ पे ना एक ये वाले पॉइंट ए बी सी पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, चलो ए बी सी पॉइंट सी पे आपका वो खड़ा हुआ होगा, एक फ्लैग है लेट से। अब फ्लैग कैसा दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को, 3D दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो ये मैप ऑफ द पार्क है या मैप ऑफ द गार्डन है, इसके ऊपर बिल्कुल जैसे मैं अपनी टैब के ऊपर अभी अपना पेन रख रहा हूँ, ऐसे दिखाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। स्क्रीन पे आप लोग भी ऐसे पेन रखो या जो भी है, उस तरह इमेजिन करो कि ये एक कोई स्टैंडिंग आपका फ्लैग है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जी सर। सही है। अगर ये फॉर एग्जांपल आपका ऐसे स्टैंड फ्लैग खड़ा हुआ है और आप फ्लैग को देख रहे हो, फ्लैग को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अब आपके पास ये पूरा का पूरा क्या है, ये ट्रैक है जिस पे आप चल के ऑब्जर्व कर सकते हो। लेट से आप यहाँ से देख रहे हो, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से देखोगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, लेट से मैं बना लेता हूँ, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन आपका यूं आएगा कुछ, सही है, इस पॉइंट से देखोगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ यूं आएगा, ये एंगल होगा, यहाँ ये एंगल होगा, और बिल्कुल बीच में से देखोगे, बिल्कुल इस पॉइंट से देखोगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ग्रेटर आएगा। रीजन, रीजन ये है कि अगर ये एक मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, रीजन ये है कि आपका ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट देखोगे तो सबसे छोटा डिस्टेंस ये कहलाएगा आपका। हमेशा याद करना, याद रखना, वर्टिकली वर्टिकल डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो आप लोग इमेजिन करो कि आप लोग यहाँ से स्टार्ट हो रहे हो इस पॉइंट ए से, और आप लोग आगे आगे चल के इस फ्लैग को ऑब्जर्व कर रहे हो कंटिन्यूसली, तो सबसे ज्यादा हेड आपको पता है कब उठाना पड़ेगा, जब आप इस लेवल पे आके फ्लैग को देख रहे होगे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये अब आप लोग की इमेजिनेशन पावर थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए इस चीज पे। तो आप लोग आराम से इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, देखो यहाँ पे भी देख सकते हो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, जो समझो 3D समझो इसको, 2D नहीं समझो इसको, 3D समझोगे तो आप लोग को समझ में आएगा, यहाँ पे भी एक ट्राइंगल है और बिल्कुल बीच में भी एक ट्राइंगल है। सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन कब कब आएगा, जब आप बिल्कुल बीच में से ऑब्जर्व कर रहे होगे, वहां क्यों क्यों आएगा, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो एक बात याद रखना, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है तक उतना ही ग्रेटर एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिस तरह एंगल ऑफ एलिवेशन में आपको सर उठा के देखना पड़ता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, सर झुका के देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेम बिल्डिंग में एक बंदा खड़ा हुआ है, और वो बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा नीचे कार को ऑब्जर्व कर रहा है, एक कार है उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसका ये आई लेवल है, और इस आई लेवल, एक आई लेवल बना लेता हूँ पहले मैं, ये देखो ये आई लेवल है। अब उसको कितना झुकाना पड़ रहा है सर, उसको इतना सर झुकाना पड़ रहा है टू वॉच द कार, टू सी द कार। तो ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, इसने कितना सर नीचे किया है, ये एंगल। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट यही है। आप ऐसे कर सकते हो कि जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग टू द कार, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे 50 लेते हैं, 50 मीटर के डिस्टेंस पे ही खड़ी हुई है, और वही बिल्डिंग की हाइट कितनी थी, 150।
अब आप लोग एक और बात भी बताओ मुझे कि क्या एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो सेम सेम होगा या नहीं होगा? एनी आइडिया? तुक्का ही मार लो। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होगा या नहीं होगा? शायद सेम, पता नहीं सर। सेम होगा, सेम होगा सर बेटा, सेम हो गया। सेम होगा। क्योंकि एक जेड प्रॉपर्टी पढ़ोगे तुम लोग एंगल्स की, इससे भी कंफर्म हो रहा है कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम होते हैं। अगर अगर आपके पास ये पैरेलल लाइंस आ गई, तो ये एक पैरेलल लाइन थी, ये एक और पैरेलल लाइन थी, इनके दरमियान अगर आप इन पैरेलल लाइंस को एक क्रॉस करते हो और जेड बनता है, तो जेड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। तो ये बात याद रखना। अब एक बात ये याद रखना, इस गाड़ी से बंदा देख रहा है उस बंदे को, और वो बंदा उस बंदे को गाड़ी से देख रहा है। तो दोनों के सिनेरियो में, दोनों के केस के अंदर, एक को सर झुकाना पड़ रहा है, दूसरे को सर एलिवेट करना पड़ रहा है। तो दोनों के एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होंगे। याद रहेगी ये बात? जी सर। तो लेट्स से अगर अगर आप एंगल ऑफ डिप्रेशन मांग रहे हैं आपसे, आप एलिवेशन निकाल के दे दो उनको, जब भी आंसर सही आएगा, कोई इशू नहीं है। देखना क्या होता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज, और देखना पड़ता है कि हाउ हाई योर आई लेवल इज या ऑब्जेक्ट इज। ठीक है। एक इसकी एग्जांपल काफी आती है कि एक एक लाइट हाउस है, और एक लाइट हाउस के ऊपर से कोई बंदा देख रहा है शिप्स को। यहाँ शिप्स होती हैं, ठीक है, ऐसे शिप है। एक और भी शिप है, थोड़ी सी दूर है। तो एक बंदा, अब अगर डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो जो टावर लाइट हाउस के ऊपर जो खड़ा हुआ है, वो ऐसे अपना वो करेगा, डिप्रेशन करेगा, डिप्रेस करेगा अपना फेस या अपना हेड। और ये आपके पास दो एंगल आ गए। अब आपके पास शिप वन या शिप ए कर देते हैं और बी कर देते हैं। तो शिप ए को तो अगर वो देख रहा है, या बोट ए को वो देख रहा है, तो उसका एंगल क्या होगा, डिप्रेशन, ये एंगल होगा पूरा। ठीक है। और अगर ये मैं बी की बात करूं, शिप बी की, तो उसके लिए कितना होगा, ये होगा। अब आप लोग देख सकते हो कि किसके लिए ज्यादा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, किसके लिए ज्यादा है? लो सर शिप ऋषभ। ए के लिए ज्यादा है, जो करीब है। मैंने बताया था जिस तरह एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर ये है कि जितना करीब आओगे उतना ही आपको सर उठाना पड़ेगा, उतने ही करीब होगे तो आपको उतना ही सर झुकाना पड़ेगा। इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज को अपनी बैल्कनी से ऑब्जर्व कर रहे हो नीचे, आप बैल्कनी पे खड़े हो, नीचे आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो कोई, अगर वो आपके पास आते रहेगा तो आप उसको और झुक झुक के देखोगे नीचे। और अगर आप बहुत दूर से देख रहे हो उसको, तो आपको अपना हेड इतना झुकाना नहीं पड़ेगा। कॉमन सेंस? यस सर। ठीक है, गुड। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई बंदा बोट पे बैठा हुआ होगा, तो वो कैसे देख रहा होगा, ऐसे देख रहा होगा, तो उसके लिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और इस बंदे के लिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम बात करते हैं, अब देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलाज वगैरह सब कर लिए, इसमें भी क्या लगेगा, टेन लग जाएगा, या अगर कुछ और चीज गिवन है तो साइन कॉस टेन, कोई भी रेशोज लग सकते हैं। तो हम, मैं अलग अलग एग्जाम्पल्स नहीं दे रहा, मैं डायरेक्ट पास से क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा, अभी इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमें ये भी देखना है कि एक तो 2D शेप से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। जैसे एक रेक्टेंगल दूं आप लोगों को, तो आप लोग उस रेक्टेंगल का क्या करोगे, उस रेक्टेंगल का डायगोनल बनाओगे। और मैं अगर आपसे पूछूं डायगोनल की लेंथ कितनी है, तो आपके पास ये लेंथ है लेट्स से 30, और ये लेंथ है समझो 50। आप लोग बोलोगे सर आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगेगा और हमारी डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। ऐसा ही है। पाइथागोरस थ्योरम था क्या, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। देखो यहाँ पे एंगल, सेकंड एंगल स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप बेस और परपेंडिकुलर किसी को भी कह सकते हो, बट आपका हाइपोटेनस आपको पता होना चाहिए हमेशा कि हाइपोटेनस इन तीनों लेंथ में से कौन सा होगा। 50 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, जस्ट लाइक दैट आप आराम से क्या निकाल सकते हो, डायगोनल निकाल सकते हो। लेकिन ये पाइथागोरस थ्योरम 2D के अंदर है। अब आपको 3D के अंदर भी समझाता हूँ। 3D के अंदर पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा, लेट्स से आपके पास एक बॉक्स है। ये लोग पहले भी क्वेश्चन देते थे ये, लेकिन पहले छुपे अल्फाज में देते थे, अब इन्होंने बता दिया है कि 3D पाइथागोरस थ्योरम भी इन्होंने इंक्लूड किया है, इवन तो पहले आता ही था ये।
देखो ये एक बॉक्स है हेड से, अच्छा एक मिनट रुको। देखो ये डॉटेड ये बता रहा है कि ये अंदर की लेंथ है, ठीक है, और वो बाहर की है, आप इस तरह इमेजिन करो आप लोग। अच्छा, अब लेट से वो कह सकता है, अगर मैं मार्क करूं पॉइंट्स तो ये हो गया सब, ये हो गया आपका ए बी सी डी ई एफ, अंदर वाला जी, ये हो गया जो ये वाला है ये एच हो गया, और ये बस मेरे ख्याल में यही है, सारे मार्क्ड हो गए। अब हमारे पास दे कैन आस्क फाइंड लेंथ, तो देगा वो सबसे पहले, जाहिर सी बात है। लेट से ये लेंथ दे दिया आप लोगों को 20, ये लेंथ दे दिया आप लोगों को 30, और ये लेंथ आप लोगों को दे दी 50, नहीं नो नो 50 तो ज़्यादा हो जाएगी, 15 दे दी फॉर एग्जांपल, 15 मीटर्स, 30 मीटर्स, 20 मीटर्स। और अब वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। लेंथ ऑफ एडी का मतलब ये है, गौर से सुनना आप लोग, लेंथ ऑफ एडी का मतलब ये है कि आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास ऐसे एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसे या तो इमेजिन कर सकते हो कि आप लोग के पास एक बॉक्स है जिसके अंदर आप लोग एक ट्राइंगल को फिट कर रहे हो, वो ट्राइंगल रेड कलर का है। कुछ बात समझ में आ रही है? जी। इट्स ऑल अबाउट 3D इमेजिनेशन, इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। देखो एक बॉक्स, एक राइट एंगल 90 डिग्री का मैंने जो है एक बॉक्स के अंदर 90 डिग्री का ट्राइंगल अंदर फिट किया है मैंने। तो बेसिकली 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है ये जो आपकी बेस है AC और AD और CD, इस पे आपका 90 डिग्री बन रहा है। ACD 90 डिग्री है। अब निकालें कैसे इसको? निकालना ऐसे होगा कि आप लोग के पास ये भी मौजूद होना चाहिए, और आपको क्या निकालनी है, AD निकालनी है, तो AD को एक्स, AD हमें निकालनी है तो AD को अननोन कर देते हैं एक्स। हमें ये भी चाहिए जो क्या है हमारी लेंथ AC, बाकी ये तो मौजूद है, तो वी कैन यूज 15, वी कैन यूज AC टू कैलकुलेट AD। पहले यहां तक सब देख लो और मुझे बताओ किस किस को समझ में नहीं आया। क्लियर सर। सबको ठीक है? सबको समझ में आ गया कि हम कर क्या रहे हैं? ओके गुड, आगे चलते हैं। इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल की हमें बेस चाहिए थी विच इज AC एक्चुअली। पहले AC निकालने के लिए आप लोग मुझे बताओ बेस ऑफ रेक्टेंगल, बेस ऑफ दिस बॉक्स क्या होगा? ऐसा होगा ABCNG, और ABCNG में हमें AC चाहिए, और AC हम कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास लेंथ कौन कौन सी मौजूद है, ये 20 है और ये 30 है। हम सबसे पहला पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ताकि हमारी AC निकल जाए। कैसे निकालेंगे? वही AC² इक्वल्स टू 20² प्लस 30²। 20 ये हो जाएगा 400 प्लस 900 AC², और ये हो जाएगा AC इक्वल्स टू √ऑफ 1300। इसको एज इट इज छोड़ देना, अभी सॉल्व नहीं करना डेसिमल में, बताता हूँ क्यों। अब आप लोगों को मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग का जो ये है, ये आया है हमारा √ऑफ 1300, ये कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। अब हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास √ऑफ 1300 है और हमारे पास 15 है, तो वी कैन कैलकुलेट AD बेसिकली। AD कैसे निकालेंगे?
वही AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1300 का स्क्वायर। AD equals to 225 plus 1300. AD equals to AD square equals to 1525 अंडर रूट्स लगाएंगे ऑन बोथ साइड। AD का आंसर बताओ अब क्या आ रहा है? $39.05 39.05 39.05 तो 39.1 आंसर होगा। नाउ द थिंग इज इसके अंदर एक चीज मैंने की है जो आप लोगों को समझानी है। आई होप बाकी क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। 3D इमेजिनेशन का गेम है सारा। एक चीज जो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट समझानी है, यहाँ पे मैंने अंडर रूट ऑफ 1300 छोड़ दिया था। पता है क्यों छोड़ा था? क्योंकि जब मैं इसको आगे रखूंगा या आगे यूज करूंगा वैसे ही दोबारा स्क्वायर होना है। तो अंडर रूट अगर दोबारा स्क्वायर होगा तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आई बात? ये आपका कॉन्सेप्ट है अबाउट पाइथागोरस थ्योरम इन 3D। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। सर पाइथागोरस थ्योरम। जी बोलो। जो ब्लैक बॉक्स बना के हमने करा था वो वाला समझाते हैं जो राइट पे हमने बनाया। जो ब्लैक बॉक्स मैंने बनाया है ना, बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो और समझो। ओके तो सर हमने इसमें बेस क्या निकाली? बेस दी हुई जिन्होंने। कौन सी जो 20 और 30 जो कह रहे हो? मैं उस हाँ पर वो देखो ना, AB 20 दिया हुआ है, BC 30 दिया हुआ है, देखो। ओके सही है। मतलब ये असली में तो ये तो टिल्टेड पड़ा हुआ है। ये असली में तो आप मुझे खुद बताओ, क्या ये असली में जो ये बॉक्स होगा तो बॉक्स रेक्टेंगुलर ही होगा ना? उसकी बेस रेक्टेंगुलर ही होगी ना? जी। तो मैंने इसलिए इसकी रेक्टेंगुलर बेस को अलग बना के पहले इसका डायगोनल सॉल्व कर लिया। ये डायगोनल क्यों सॉल्व किया? क्योंकि यही तो डायगोनल है जो हम ट्रायंगल इमेजिन कर रहे हैं ना, कि हम बॉक्स के अंदर ट्रायंगल फिट कर रहे हैं। तो ट्रायंगल की जो बेस होगी ना, वही तो हमारी डायगोनल होगी ऑफ द बेस, जो हमने अंडर रूट ऑफ 1300 निकाली है। समझ गए ना? जी सर। ठीक है, गुड। तो ये आप लोग का एक कॉन्सेप्ट है। बाकी आएगा कॉन्सेप्ट बेरिंग। बेरिंग का थोड़ा लेंदी कॉन्सेप्ट है। अब आओ बेरिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब बेरिंग्स के अंदर आप लोग को ये बात समझनी है कि बेरिंग कहते हैं कि आप नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल, कितने एंगल पे खड़े हो। इट्स ऑल अबाउट पोजीशन। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा है, एक पर्सन है, जैद है ए पे और मैं हूं बी पे, तो व्हाट इज द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी? व्हाट इज द बेरिंग ऑफ व्हाट इज द बेरिंग ऑफ सर मुइज फ्रॉम जैद? तो फ्रॉम जैद का मतलब है कि जैद पे आप नॉर्थ बनाओगे, या ए का मतलब है कि आप ए पे नॉर्थ बनाओगे, और बी के पॉइंट तक आप चेक करोगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल कवर हो रहा है। उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? बेरिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो रहा है 115। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ की बात करूं मैं, यहाँ पे खड़ा हुआ है अब्दुल्ला, ये जैद था, ये सर थे, और ये अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला का क्या देखना है हम लोग को? अब्दुल्ला का क्या बेरिंग होगा? जैद बता सकते हो क्या बेरिंग होगा? लेट से मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपका एंगल 59 है, तो क्या बेरिंग 59 होगा? पहले बताओ, फिर बेरिंग 59 होगा क्या या नहीं? यस। होगा। देखो मैंने एक चीज बताई बेरिंग के अंदर, कि बेरिंग के अंदर हम लोग चलते कैसे हैं? हम हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। ओह नहीं, फिर तो 59 59 तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 360 माइनस ऑल द 59। वे टू द ऑल द वे टू द लाइन ऑफ ए तक पहुंचना होगा, लाइक दिस। और क्या कह रहे हो आप? 360 माइनस 59। जी
एग्जैक्टली तो 301 किसका हो गया बेरिंग? फ्रॉम फ्रॉम जैद टू अब्दुल्ला। समझ में आई ये बात? यस सर। इसी तरीके से अगर हुजैफा यहाँ पे खड़ा हुआ है तो हुजैफा का बेरिंग क्या होगा? यहां से लेके यहां तक। इसका भी एंगल मैं बता देता हूँ। लेट्स से इट इज 35। तो इसका कैसे रिप्रेजेंट, सॉरी एक मिनट रुको, लाइट चले गई। नहीं 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 नहीं, बटन ऑफ हो गया। अच्छा, यहां से जैद से हुजैफा तक का बेरिंग, वो क्या बोलेंगे? फाइंड द बेरिंग ऑफ एच फ्रॉम जेड। फ्रॉम जेड का मतलब है जेड पे एक आप वर्टिकल नॉर्थ बनाओगे। ठीक है, जब भी लिखा हुआ है ना फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, फ्रॉम बी का मतलब है आप बी पे खड़े हुए हो और आपको देखना है ए का बेरिंग, तो आप बनाओगे, अगर वो बोल रहे हैं बी फ्रॉम ए तो ए पे नॉर्थ बनेगा ना, तो आप बनाओगे ए पे नॉर्थ, और आप ए पे खड़े हुए हो और बी तक का आप बेरिंग चेक कर रहे हो कि कितना है। बेरिंग कैसे दिया देखा जाता है? हमेशा हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं टिल द लाइन रीचेस, जो भी आपकी स्पेसिफिक डायरेक्शन है वो रीच हो जाती है तो आप उतना बेरिंग बता देते हो। जैसे जेड से एच की लाइन मैंने बना ली और उसके बाद हमने स्टार्ट किया फ्रॉम नॉर्थ टिल हेयर, तो कितना है हमारे पास बेरिंग? 35। फ्रॉम जेड टू एच 35। यस। इसको लिखा जाएगा 035, ये याद रखना। तो बेरिंग से कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा हमेशा। फ्रॉम करके जो अल्फाबेट लिखा हुआ होगा वहां पे आप खुद खड़े हुए और वहां से बेरिंग, वहां पे नॉट बनेगा, वहां से बेरिंग स्टार्ट होगा। तीसरा रूल ये है कि बेरिंग हमेशा 3 डिजिट्स में होता है, तो अगर हमारा एक्यूट एंगल होगा तो क्या करें? हम पहले 0 लिखेंगे। याद रखना है ये, वरना मार्क कट जाएगा। क्लियर? यस सर। सर अगर 90 से बड़ा हो जाएगा उसके बाद हम कर सकते हैं बगैर जीरो। हाँ, जैसे 90 से बड़ा भी हो जाएगा तो 91 में भी 091 लिखोगे। जब तक कि 100 पे नहीं पहुंच जाए हम। मतलब 100, हाँ एग्जैक्टली, 3 डिजिट से पहले 2 डिजिट्स वाले को भी 3 डिजिट में लिखना पड़ेगा, तो 0 लिखना पड़ेगा। बेसिकली इट्स नॉट अबाउट क्यूट। सही है? हाँ, सही है। सबको समझ में आया ये? अरीब, यस सर, सर समझ एक आ बार रही है। दोबारा समझा दें। दोबारा समझा दूं? जी। चलो अभी एक अच्छी सी एग्जांपल यहाँ पे कर रहा हूँ। ये आपको 2 नॉर्थ दिए हुए हैं, एक ये नॉर्थ है और एक ये नॉर्थ है। ये अल्फाबेट है ए, ये है बी। ये एंगल है आप लोगों का 80 और ये एंगल है आप लोगों का 100। ऐसे समझ लो। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, बी फ्रॉम ए का मतलब है फोकस दिस, बी पे नॉर्थ बनाओ। बी फ्रॉम ए, सॉरी, बी फ्रॉम ए का मतलब है, मैं लिख देता हूं, बी फ्रॉम ए, तो ए पे क्या बनेगा? नॉर्थ। ए पे नॉर्थ बनाओ, जो कि बनाया हुआ है मैंने, और उसके बाद क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दो टिल यू रीच द लाइन ऑफ ए बी। तो कितना बेरिंग आ रहा है? 080 डिग्री। समझ में आया हुजैफा? जी सर। रूल क्या था? क्लॉकवाइज चलना है, 3 डिजिट्स में लिखना है, और जिसमें फ्रॉम करके लिखा हुआ है वहां पे नॉर्थ बनेगा। साथ ही साथ अगर मैं पूछ लेता क्वेश्चन व्हाट इज द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, व्हाट इज द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, एग्जैक्टली बेटा। तो अगर लिखा हुआ है व्हाट इज द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, तो बी पे नॉर्थ होगा, ये रहा। और हम जाएंगे क्लॉकवाइज टिल वी रीच द लाइन ऑफ ए बी। सर ये आपने पहली वाली जब एग्जांपल दे रहे थे आपने इसमें 2 एग्जांपल दी थी, क्योंकि आपने ए पे भी बना दिया था पहले और बी पे भी नॉर्थ। वो मैंने, जैसे मैंने कह रहा हूँ, डायग्राम अगर ऐसी आएगी तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ए टू बी में क्या डायरेक्शन लोगे और बी टू ए में क्या लोगे। ओके।
दोनों ही मतलब ऐसी डायग्राम बनी हुई आगे, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा बेरिंग देखना। देखो नॉर्थ तो कहीं भी बन सकते हैं, कहीं से भी बेरिंग स्टार्ट हो सकता है। सही है। राइट। अब मुझे बताओ उजैफा, आप बताना व्हाट इज द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। 260। 260 एग्जैक्टली, गुड। क्योंकि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब 100 हटा के 360 में से 260 जो होगा वो आपकी बेरिंग होगी। शाबाश। सबको समझ में आया अब्दुल्ला? आप भी खामोश हो आज। यस सर। अच्छा, अब कुछ हमारे पास पैरेलल प्रॉपर्टीज भी है, पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज भी हैं, वो पहले समझ लो। क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये भी एक मसला होता है। बेरिंग मुश्किल लगता है बहुत बच्चों को, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत आसान है बेरिंग। तो आप लोग पैरेलल पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी समझो पहले, पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज। एक तो मैंने आप लोगों को बता दी थी कि जब भी पैरेलल लाइन होंगी, जैसे ये एक पैरेलल लाइन है, और ये एक पैरेलल लाइन है। मतलब क्या था कि मैंने एक बेरिंग यहाँ बना, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, मैं दोनों पे नॉर्थ बना दिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम लोग के पास इस तरीके का शेप आ जाए, इट्स लाइक कि आपके पास एक टिल्टेड रेक्टेंगल है। मैं बताता हूँ कैसे, एक मिनट रुको, शेप्स में होगा शायद। ये रहा, इट्स लाइक अ टिल्टेड रेक्टेंगल, राइट? इसी तरीके का है ना, देखो गौर से देखो। जी सर। टिल्टेड रेक्टेंगल है जिसको हमने स्टैंड किया हुआ है इस तरीके से। तो आपकी टिल्टेड रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? टिल्टेड रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है कि पैरेललोग्राम में जो ये एंगल्स होंगे ना, ये एंगल जो मैं मार्क कर रहा हूँ पिंक से, ये एंगल्स टोटल मिला के 180 के बराबर होंगे। रीजन भी बता देता हूँ। आप लोग के पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये क्या होगा, 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो टोटल क्या बनेगा, ये 180 डिग्री। व्हेन यू टिल्ट द रेक्टेंगल, अब आप टिल्ट कर रहे हो रेक्टेंगल को, टिल्ट तो खैर इसमें, हाँ, जब आपने टिल्ट कर दिया तो इसका मतलब है आप ऊपर का जो है वो इंक्रीज कर रहे हो एंगल, और नीचे का डिक्रीज कर रहे हो, लेकिन सेम रेट पे इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा। तो लेट से ये अगर हुआ 91, ये अगर हुआ सॉरी 89, तो वो होगा 91। ये अगर हुआ हमारे पास 80, तो वो हो जाएगा 100। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के एंगल्स इंटीरियर एंगल्स भी कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं इनको। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, यू यू शेप प्रॉपर्टी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है। तो आप लोग ये कह सकते हो कि ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल, कि अगर ये एंगल 120 है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है। और सब इसको समझो और मुझे बताओ समझ में आया या नहीं। राइट सर। और सर अगर वाइस वर्सा होगा तो अगर नीचे की तरफ टिल्ट कर रहा होगा ये तो वैसे ही वो फिर ऊपर 80 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है सारे। ठीक है। राइट। तो एक ये पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी की आ गई आपके पास एग्जांपल। एक जेड प्रॉपर्टी जो हमने पहले भी डिस्कस कर ली है, लेट से यहाँ पे एक नॉर्थ बना हुआ है और यहाँ पे भी एक नॉर्थ है, और आपकी जो लाइंस है वो कुछ इस तरीके की हैं, बेरिंग की लाइन, और आपके पास ये एंगल मौजूद है। ये एंगल अगर आपके पास 60 है फॉर एग्जांपल, जेड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। आई बात समझ में? जी अब सर। आप लोग इसको गौर से देखो, ये जेड जेड नहीं बन रहा, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी थी जेड प्रॉपर्टी की, ये रहा जेड। जस्ट लाइक दैट पैरेलल लाइंस के हमेशा, ये पता है कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको बताता हूँ, इसको भी इसका भी बताता हूँ। समझो ये एक आपके पास पैरेलल लाइन है, देयर आर टू पैरेलल लाइंस ऐसे,
जिनको आपने इक्वली कट किया है इस तरीके, मतलब एक लाइन ने कट किया है इन दोनों, इन दो पैरेलल लाइंस को। होता ही है कि जैसा आप लोगों ने पढ़ा है कि दीज आर इंटीरियर एंगल्स, ये वाले इंटीरियर एंगल कहलाते हैं ना, जो अभी मैंने कराया यू शेप वाले। देखो, रिस्पॉन्ड करो, नहीं समझ में आया तो। जी जी सर। सही है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एंगल और ये एंगल सेम है। तो लेट्स से अगर ये 50 है तो ये भी 50 है, मेरा ये कहना है। लेट्स प्रूव। अगर ये 50 है तो मुझे बताओ ये 130 होगा। यस। सही है। और अगर 130 है तो स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा हमेशा 180 होता है। तो अगर ये 130 है तो ये कितना होगा, 50। नई बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी आ रही बता है। देता हूँ, बता देता हूँ। देखो, पॉइंट एंगल समझते हो आप लोग? पॉइंट एंगल किसे कहते हैं कि एक पॉइंट पे कितना एंगल होगा? इट्स 360 डिग्री। यस इस पॉइंट एंगल को आधा करो, 180 हो जाएगा, ये समझते हो? जी। तो अगर आप लोग से मैं पूछूं कि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है तो आप लोग क्या कहोगे? स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। राइट। ठीक है, अभी हमने ये बात की थी कि अगर ये एंगल मैंने 50 दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ये एंगल कितना हो जाएगा, 150। 130। सॉरी, 130। अगर ये एंगल 130 है, ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन चल रही है, स्ट्रेट लाइन का क्योंकि एंगल 180 होता है, तो इफ दिस इज 130 तो वो कितना होगा रिमेनिंग, 50। और इसी में भी सिर्फ 180 में से माइनस कर लिया है। और अब जेड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देख लो, ये और ये एंगल क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। समझ में आया? जी सर। और इसी तरीके से ये एंगल हमारा 130 होगा। जेड प्रॉपर्टी में ना ही सिर्फ दो एंगल्स बल्कि दो पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं इनको। जो जेड है ना, जेड प्रॉपर्टी नहीं लिखना, कभी पूछ लिया तो आप लोग बोलोगे ऑल्टरनेट एंगल्स। राइट। ठीक है, ये वाला और एक ये वाला, 50-50 और 130। ऐसे भी होता है कि, और ऐसे भी होता है कि आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ऐसे कट हो रही हैं। अब ऐसे कट हो रही हैं तो कॉन्सेप्ट तो सेम है। तो ये एंगल लेट से हमारा 50 है, ये 50 है, अभी हमने बात कर ली। वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है जिसमें ये एंगल भी क्या होता है, 50। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है कि जब आपकी दो स्ट्रेट लाइन जैसे कट कर रही हो, एक लाइन ऐसे जा रही हो बिल्कुल स्ट्रेट हो, और दूसरी लाइन ऐसे जा रही हो बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स में एंगल्स होंगे वो भी सेम होंगे। जैसे ये एंगल अगर 30 है तो वो एंगल भी क्या होगा, अपोजिट एंगल 30 होगा। ठीक है, ये एंगल अगर 150 है तो अपोजिट एंगल भी 150 होगा। ये बात भी समझ में आई? अकॉर्डिंग टू दिस ये भी 50 होगा अगर हम इसकी बात करें। और अगर मैं ये निकालता हूँ ये 130 है, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से 130 होगा। देख लो पूरा 360 का पूरा बन रहा है पॉइंट एंगल। समझ में आ रही है बातें? जी सर। ये आपका कॉन्सेप्ट है बेरिंग्स में। बेरिंग करने से पहले आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए। तो बेरिंग में हमने रूल्स बनाए थे, रूल्स ये थे कि आपके पास हमेशा हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेरिंग कवर होगा। बेरिंग क्या होती है, इट्स अ डायरेक्शन। आपको डायरेक्शंस बतानी होती है बेरिंग में कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से किस डायरेक्शन पे है। कभी भी बेरिंग निकालनी होती है, फ्रॉम बी या फ्रॉम ए लिखा हुआ आ जाए तो अगर फ्रॉम ए लिखा हुआ आ रहा है, बाद में जो लेटर आ रहा है उस पर नॉर्थ बनता है हमेशा। और हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते रहते हैं टिल वी रीच द लाइन। ठीक है, टिल वी रीच द डायरेक्शन। इसके अलावा क्या बात करी हम लोगों ने, और क्लॉकवाइज और तीन डिजिट्स में लिखा जाता है हमेशा बेरिंग। बेरिंग मुश्किल है? नो। सही है। यहाँ हमारा सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट होता है। ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स भी आते हैं, आईजीसीएससी के कोर्स में आते हैं, तो वो जैद इंशाल्लाह मैं आपको अलग से बता दूंगा उसके बारे में। ओके सर। ठीक। एक और, हाँ जैद, तुम्हारे लिए एक और चीज़ भी है कि साइन कॉस टेन की वैल्यूज भी याद रखनी है। जैसे 1045 की याद रखनी है, साइन 30 की याद रखनी है, साइन 30 की याद रखनी है 0.5 होती है आई गेस। एक मिनट मैं भी कंफर्म कर लूँ, मेरे ख्याल में 0.5 ही होती है। एक मिनट।
जी हाँ सर। साइन 30 0.5 है, कॉस 60 0.5 होगा, ये भी एक रिलेशन है वैसे, पता है जितना ये होगा ना उतना ही, मतलब जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल ये 30 है ना, तो ये 90 माइनस 30 16 के आंसर सेम होंगे। राइट सही है। इसके अलावा ये आपको याद करना है सिर्फ जैद, ये याद रखना, ये P1 में आएंगे क्वेश्चंस, ये आपके IGCSE में होता है कि आपको कुछ साइन कॉस टेन की वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे अगर साइन 45 लिखा हुआ है तो आपको उसका भी पता होना चाहिए, इट इज 2 अंडर रूट ऑफ 2। कॉस 45 भी 2 अंडर रूट ऑफ 2 होगा, जाहिर है 90 माइनस 45 45 भी होते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2 होगा। इसके अलावा आपको टेन का पता होना चाहिए, टेन 45 पे आपका आंसर आता है 1, और टेन 90 पे आपका आंसर नहीं आता, नो आंसर। ठीक है, ये वैल्यूज याद करनी है, मैं जब आपको ग्राफ्स कराऊंगा ना इंशाल्लाह फिर आपको समझ में भी आएंगे कि ये वैल्यूज क्या है। और ग्राफ जब कराऊंगा तो ग्राफ को भी देखना होगा अच्छी तरीके से, हर किसी का साइन कॉस टेन में हर किसी का ग्राफ का पैटर्न डिफरेंट है। जी अब बोलो। सर, सब बोलते हैं कि ओ लेवल की मैथ्स मुश्किल है, सिर्फ ज्यादा चीजें हमारे में इंक्लूडेड है तो वो वाली मुश्किल क्यों है? नहीं 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 नहीं, देखो मेरे हिसाब से तो IGCSE आसान है, क्यों सर, बस चीजें ज्यादा। कंटेंट अच्छा है, कंटेंट अच्छा है इसका। अब सर देखो पता है, ये नहीं ग्राफ्स अगर तुम प्रॉब्लम। पढ़ रहे हो ना तो तुम्हें बेसिक्स पता चल जाएंगी, ये ग्राफ्स आगे A लेवल्स में पढ़ते हैं, IGCSE के कोर्स में नहीं है ये ग्राफ्स। हो सही। हाँ आसान है बहुत। एक बनेगा साइन का ग्राफ ऐसा एस ग्राफ, एक बनेगा वैली शेप ग्राफ, और एक बनेगा इन्फिनिटी ग्राफ जिसमें वो इनफाइनाइट लाइंस होती हैं, अच्छे बनते हैं, मैं आपको समझाऊंगा सुकून से कभी। सही। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट भी बताई थी, cambridgepapers.net नाम था उसका, किसी ने उससे प्रिपरेशन करी है अभी तक? अच्छा, तो रिसेंट, मुझे तो रिसेंट आसान लगते हैं। हर रिसेंट और पुराने का यही है कि पैटर्न चेंज हो गया एक तरीके से। तो चलो हम ऐसा करते हैं, कैम्ब्रिज पेपर से ही स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। वैसे तो मैं वो PDF ही भेजूंगा, सारी चीजें काम की हैं। सर क्या फायदा इंडिया वर्सेस देखने का, जीत गया वो। हाँ और क्या। पाकिस्तान ने होस्ट किया था, इंडिया जीत गया, क्या बोले हम। बहुत खराब हो अगला गई। जीतेंगे हम। अगला कैसे जीतेंगे यार, कोई मैं तो कहता हूँ यंग टैलेंट लेकर आना चाहिए, ये सारे बेकार हैं बिल्कुल, सारे हो चुके हैं। सही बोल रहे हैं सर एकदम। खैर हम तो यहाँ बैठे बैठे उनको ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल प्रेशर हैंडल नहीं कर रहे थे वो लोग। ये रहा ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा इन्होंने बेरिंग अलग किया हुआ है, हमने बेरिंग भी पढ़ लिया वैसे। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सही। हम कर ये सकते हैं कि स्प्लिट स्क्रीन, ये जो मेन स्क्रीन है ये तो छोटी नहीं आ रही ना, उसका मसला नहीं है, वो मैं उसको कॉपी कर लूंगा क्वेश्चंस को। मेन स्क्रीन तो सही आ रही है ना तुम लोग के पास? जी सर। ओके, जी सर। देखते हैं अब इनको। क्या कह रहे हैं ये लोग, ABCD इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड, C इज ड्यू टू नॉर्थ ऑफ A। ठीक है, AB 450 है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है मेंशन हुई है। मार्था वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 5.2 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द टाइम मार्था टेक्स टू वॉक वंस अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। वंस अराउंड द पेरीमीटर ऑफ फील्ड का मतलब है कि पूरा घूम गई है, पूरा चक्कर लगा लिया है, कंप्लीट लैप कर लिया है इसने। गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट मिनट्स। अच्छा जी, आप करेंगे ये,
इसके अंदर इन्होंने सी इज ड्यू टू साउथ ऑफ ए भी बोला हुआ है, वैसे उसकी नीड नहीं है हमारे पास, तो बिल्कुल अभी ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है। इसमें आप लोग करोगे 450 210, तो ये भी 210 होगा और ये भी 450 होगा। ऐड करो 450 450 900 900 और 210 और 420 हो गया, और ये हो जाएगा 1320 किलोमीटर्स। जब ये पूरा लैब कवर कर लेगी 1320 किलोमीटर्स हो जाएंगे। इसकी एवरेज स्पीड क्या है भाई? 5.2 इज इक्वल्स टू, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ मीटर्स होगा ना? मीटर्स 4, हाँ सॉरी मीटर्स है, और इसने एवरेज स्पीड दी हुई है किलोमीटर्स में। गिव योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट मिनट्स पूछ रहे हैं। अच्छा, अगर हमारी स्पीड किलोमीटर्स में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1.32 किलोमीटर्स। सही है, यहां तक समझ में आया? क्या मतलब सर? डिवाइड बाय 1000 किया है मैंने। 5.2 को सर? नहीं 1320 मीटर्स दिया हुआ है। राइट। सही है, ये किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में। आई बात समझ में? जी सर। अच्छा, अब इसको 1.32 किलोमीटर्स कर दिया। अब आप लगा सकते हो फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस की जगह आपने लिख दिया 1.32, टाइम की जगह, स्पीड की जगह आप लोगों ने 5.2 लिख दिया, टाइम की जगह टी लिख दिया। अरेंज करो, सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1.32 अपॉन 5.2। आंसर बताओ। अच्छा जो भी हाँ 0.25, सही है, 2.35253 है ना, तो 4 कर देते हैं हम लोग, ये हमारे आवर्स निकले हैं। अच्छा, आप गौर से सुनना जरा, कैलकुलेटर में आप लोग के पास ऐसे एक फंक्शन होगा जिसमें 3 डॉट, एक डॉट और शायद 3 कॉमा लगे हुए होंगे, इस तरीके से देखो गौर से। जी सर, मिल गया। मिल गया। जब आप लोगों ने ये सॉल्व किया है ना, 0.2538 जो भी आ रहा है, आप लोग ये डॉट वाला फंक्शन दबा दो। दबा दिया? एक सेकंड सर। और मुझे जरा पिक्चर भेजो, मुझे एक चीज समझानी है, भेजो मुझे तस्वीर, भेजो ग्रुप में। एक, हाँ यही बताना चाह रहा हूँ मैं। सही है, ये फातिमा समझ गई। मुझे भेजो, फिर भी तस्वीर भेजो, मैं बाकियों को तो बताऊं। बिल्कुल। अब देखो इसके अंदर ये जो 0 के बाद डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 0 आवर्स है। और उस, एक मिनट सबर, ये मैं कॉपी कर लूं, आ नहीं रही है इस पर, क्या मसला है? सब ब्लूटूथ ऑफ है। ओ भाई साहब, एक मिनट, यहाँ यहीं से देख लो, चलो यहाँ पे देखो, फोकस करो कि ये जो, जब आप लोग ये वाला फंक्शन में, इस फंक्शन की बात, अच्छा फंक्शन नजर नहीं आ रहा, एक फंक्शन होता है आप लोग के पास वो कॉमा वाला, जब आप वो दबाओगे ना, तो ये जो 0 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ये आवर्स रिप्रेजेंट कर रहा है पहला वाला, फिर ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मिनट्स, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सेकंड। ठीक है, और ये मिली सेकेंड्स है, इसका काम नहीं है। अगर हम हमारे पास 30 से ज्यादा सेकंड्स आ रहे होते, सही है, जब 30 से ज्यादा सेकंड्स आ रहे होंगे तो उसको नियरेस्ट मिनट कन्वर्ट करना पड़ेगा, 16 कर देना होगा। लेकिन अगर 30 सेकंड से कम आ रहे होंगे तो आप इसको 15 ही रखना। ये बात समझ में आ रही है? जी। हुजैफा समझ में आया ये? जी सर। और सर मिली तो सेकंड से ये नहीं होता कि क्या कह रहे हो?
मिली सेकंड का नहीं होता कि अगर वो इससे पर आ रहा है तो? मिली सेकंड तक नहीं जाएंगे बेटा, मिली सेकंड तक तो बहुत वो हो जाएगा ना, मिली सेकंड तक नहीं जाएंगे यूजुअली, या तो मिनट्स में जाएंगे, आवर्स में जाएंगे, या सेकंड्स में जाएंगे हम लोग। राइट। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 सेकेंड्स, 15 मिनट्स, आई एम सॉरी, 15 मिनट्स। t इक्वल्स टू 15 मिनट्स। सही, देखो 15 मिनट्स लिखा हुआ है वहां पे और लिखा हुआ है करेक्ट आंसर ओनली। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। PQR is a triangle and S is a point on PR. PS 10.3 सब कुछ गिवन है, यहाँ पे मेंशन भी है, वहां पे बनाया भी है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं डायरेक्ट, कैलकुलेट QS। QS निकालना है, ये लेंथ निकालनी है। अब मुझे बताओ ये लेंथ कैसे निकल सकती है। लेंथ 10.3 भी गिवन है। शो द ट्राइंगल, एक और पार्ट भी है, वेट वेट बेसिकली शो दैट द शो दैट द बेयरिंग ऑफ D फ्रॉम A is 245। वेट ये भी करना है, मैंने मिस कर दिया ये वाला। अच्छा इसमें क्या कह रहे हैं ये लोग, शो दैट द बेयरिंग D फ्रॉम A पे नॉट बनेगा जो कि बनाया हुआ भी है, D तक जाएंगे, मतलब ये पूरा घूमना है, ये पूरा घूमना है ऐसे। अब हमें ये तो पता है कि ये 90 है क्योंकि ये रेक्टेंगल था, बाहर का भी अगर पता चल जाए तो फिर हमारा आंसर आ सकता है। बाहर का कैसे पता चलेगा? सोचते हैं। C इज ड्यू टू साउथ ऑफ A। अगर हम ऐसे इमेजिनरी लाइन बनाए, अब मैं इमेजिनरी लाइन क्यों बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेंशन है, देखो कुछ ना कुछ जो भी डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है ना उसमें कोई ना कोई हिंट होती है। अब देखो यहाँ पे एक हिंट है, C इज ड्यू साउथ ऑफ A, इसका मतलब है बिल्कुल नीचे है A के, तो आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो दैट आर ज्वाइनिंग देम। अब करना ये है कि करना ये है कि हम लोग के पास ये लेंथ मौजूद है, ये लेंथ मौजूद है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर हम ये एंगल निकाल लें, ये वाला, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये रिमेनिंग एंगल कितना है। थोड़ा सा गौर से सुनो आप लोग, देखो ये एंगल अगर मैंने निकाल लिया और 180 से मैंने माइनस कर लिया तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा बाहर का, जो मैंने पिंक से मार्क किया है। पहला टारगेट क्या है, मुझे ब्लैक वाला एंगल निकालना है जो ब्लैक से मार्क किया है। अगर ये ब्लैक से मार्क किया हुआ एंगल मैंने निकाल लिया, मैं 180 से माइनस करूंगा, जो मैंने पिंक से मार्क किया ये वाला एंगल निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? सर एग्जांपल देखिए समझा। बताता हूँ दोबारा सुनो, देखो शेप को गौर से। मैंने ये इमेजिनरी लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है A इज ड्यू टू साउथ ऑफ C इज ड्यू टू साउथ ऑफ A। इसका मतलब है आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। जब आपने स्ट्रेट लाइन बना दिया, ये जो ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। जी सर। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या ये एंगल निकाल सकते हो जो मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ? यस। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, कहाँ गया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा जैद? 180। और अगर मैंने ये ब्लैक वाला माइनस कर दिया तो ये निकल जाएगा। जी सर। अब मैं ये निकाल इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल मुझे देखना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है तो पहले ग्रीन वाला पता तो होना चाहिए, क्योंकि रिमेनिंग कितना है अंदर का, 90 डिग्री है। कुछ समझ में आया आप? जी सर। मैं ग्रीन वाले एंगल को और 90 डिग्री को ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल बेयरिंग पता चल जाएगा फ्रॉम A टू D। ओके सर। समझ में आ गया? फातिमा, जै जै अपना अरीब, हुजैफा, Yes, sir, आ गया। Yes, sir. अब्दुल्ला। Yes, sir. अच्छा अब क्या करेंगे, हम लोगों को निकालना है तो राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, आप लोग क्या लगाओगे, इस ट्राइंगल को फोकस करो जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसके अंदर जो ब्लैक एंगल है वो निकालना है मुझे। मुझे बताओ मैं क्या यूज करूंगा, साइन, कॉस या टेन? ट्राइंगल को गौर से देखो, एंगल मार्क्ड है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है तो मैं बाकी एंगल्स मिटा देता हूँ अभी। अब बताओ मुझे, ये ब्लैक एंगल को फोकस करो सिर्फ।
और इस ट्राइंगल को फोकस करो। क्या लगाऊंगा मैं, साइन कॉस टेन, बताओ। So 10. 10 टेन लगाएंगे, शाबाश। टेन 10 थीटा इज इक्वल्स टू 210 अपॉन 450, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर 210 था और हमारी बेस जो थी वो 450 थी। टेन इनवर्स करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 210 अपॉन 450। कितना आ रहा है? $25.01। यस सर। ओके, 25.01 डिग्री आ रहा है। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम लोग माइनस कर देंगे 180 से, 180 माइनस 25.01, रीजन हमें ये पता चल जाएगा, ये 155.99, 156 ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 156 हो गया, ठीक है। अब करे इसको चेक कर लेना, तो 156 हो गया। अब हम लोग को पता है यहाँ से लेके यहाँ तक 156 है। अब आ जाओ इस पे, यहाँ से लेके यहाँ तक 156 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है, तो 156 प्लस 90 करो तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आपकी बेरिंग क्या है टोटल। तो ये हो जाएगा आपका 246 डिग्री आंसर। सर आपने ये 156 क्यों लिया? राउंड ऑफ कर लिया बेटा, वो है ऑलमोस्ट 25 तो है, 3 सिग्निफिकेंट में भी 25 ही बन रहा है ये। जी तो 25 ले ले, तो 180 माइनस 25। 25 ही तो लिया है, देखो 25 ही ले लो, चलो टेंशन नहीं लो, घबराओ नहीं, कुछ भी नहीं है, इजी है। देख लेते हैं आंसर भी देख लेते हैं, सर ये आ रहा है हमारा 155 होगा ना, फिर यहाँ पे वो 156 लिख दिया आपने नीचे माइनस करके, इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। 244.98 लिखा हुआ है, राउंड ऑफ कर सकते हो। 240, 244 है, हम लोगों ने कुछ गड़बड़ की है देखो। हाँ ना सर, वो हमने माइनस करके गलत लिख लिया ना, हमने 150। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे पता चल गया मैंने क्या गलती करी है, ये आंसर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन था पार्ट बी, इसमें हमारे पास ये गिवन है, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, एस इज अ पॉइंट ऑन पी आर, सब कुछ बता दिया था इन्होंने, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं क्यू एस निकालने के लिए? अब इमेजिन करो कि ये गायब, ये मौजूद ही नहीं है, चलो इसको गायब करने के लिए मेरे पास एक टेक्निक है। इमेजिन करो ये है ही नहीं, पहले अब देखो कि क्या कुछ किया जा सकता है। आप लोग को फोकस किसका करना है पहले बता देता हूँ, चलो फोकस किस पे करना है, बहुत मुझे तो पता चल गया है करना क्या है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग को क्यू एस निकालना है, ये निकालना है आप लोगों को, तो पहले इसी को गायब कर दो। मेरा मशवरा है कि आप लोग अपनी थिंकिंग ऐसी करो कि पहले पूरे के पूरे ट्राइंगल को गौर से देखो, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि हम कोई साइड निकाल लें, वो साइड यूज हो जाए फॉर कैलकुलेटिंग दिस लेंथ। राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बनेगा, नहीं। सर साइन राइट एंगल ट्राइंगल, निकाल सकते राइट क्यों एंगल ट्राइंगल अगर फातिमा, चलो राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ से बता रही हो बेटा, कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट? सर साइन नहीं रूल। बनेगा ना, अगर आप क्यू से भी बनाओगी ना नीचे ऐसे लाइक दिस राइट एंगल ट्राइंगल, तो मसला क्या होगा, आपको ये नहीं पता कि ये कितना है जो मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, ये नहीं पता आपको, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। नॉन राइट एंगल के फॉर्मूला पढ़े ना, देखते हैं कुछ ना कुछ उसी से होगा जी। किसी के और किसी के दिमाग में कोई आइडिया? सर तो साइन रूल। साइन रूल लगा के क्या निकालूं बेटा? सर दो एंगल हैं, लेंथ निकल जाएगी। कौन सी लेंथ निकालूं? देखो सोच, अच्छा मैं चलो इजी करता हूँ आप लोगों के लिए, इस ट्राइंगल में फुल फोकस हो जाओ पहले, इस ट्राइंगल में जो मैंने हाईलाइट किया है, कितना आसान हो जाता कि अगर हमारे पास जो है ये लेंथ होती, बल्कि नहीं नहीं नहीं, आसान कब होता, हाँ जब ये लेंथ हो जाती तो कितना आसान हो जाता, ये वाली लेंथ जिसे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। आसान क्यों हो जाता? क्योंकि
क्या मसला है? आसान क्यों ज्यादा है? क्योंकि अगर ये लेंथ भी मिल जाती, लेट से कुछ भी है ये लेंथ कुछ भी है, तो आपको निकालनी कौन सी है? ये वाली लेंथ निकालनी है। तो आप क्या करते हैं, ये एंगल्स आ गई, नेबरिंग नेबरिंग साइड्स आ गई, ये बीच में एंगल आ गया, आप कोसाइन रूल लगा लेते हैं। ऐसा ही होता है ना? राइट सर। दोबारा बता देता हूँ, अगर आप लोग के पास ये लेंथ भी मौजूद होती, जिसमें मैं अभी टिक लगा रहा हूँ, तो आप लोग के पास ये लेंथ और बीच में जो है एंगल, और सामने वाली लेंथ निकालनी है, इजीली कोसाइन रूल नजर आ रहा है। बट बिफोर दैट जिसमें मैंने टिक लगाया है वो लेंथ चाहिए। ऐसा ही है? जी सर ऐसा ही है। सही है, गुड। तो अब आप लोग देखो कि यार व्हाट आर द अदर मीन्स कि ये वाली लेंथ निकल जाए, जिसको मैं टिक लगा रहा हूँ। डायरेक्टली इससे तो नहीं निकल सकती, क्योंकि हमने अभी देखा इस पे तो कोसाइन लग रहा है, जिससे यही निकल सकती है सिर्फ। पूरे ट्राइंगल को कंसिडर करो, पूरा टोटल ट्राइंगल को कंसिडर करो, समझो बीच में कोई लेंथ है ही नहीं, फिर ट्राइंगल को कंसिडर करो। कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं ये लेंथ निकाल लूं जिसमें मैंने टिक लगाया है? देखो लगेंगे साइन और कोसाइन ही, तो सोचो और मुझे बताओ। यस हुजैफा? नो आइडिया? सर 12.6 साइन 42 ऐसे कर सकते हैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो फिर। और एक्स अपॉन 35 साइन। साइन 35, शाबाश, इसने ये रेशो बताया मुझे, बिल्कुल सही बताया, जबरदस्त। नजर आ गया आप लोग सबको? जी सर। जी हुजैफा? जी सर। ठीक है, बस मैं क्लास वैसे भी ऑफ कर रहा हूँ यार, रोजे का टाइम हो रहा है स्टार का। बस ये क्वेश्चन समझ लो अच्छी तरीके, 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी वर्किंग ज्यादा होगी, मैं वर्किंग कर रहा हूँ, समझते रहो आप लोग। बिल्कुल सही कैच किया आपने जैद। ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन साइन 35 इज इक्वल्स टू 12.6 अपॉन साइन 42। फातिमा मुझे हेल्प करो, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। पी क्यू इज इक्वल्स टू 12.6 मल्टीप्लाइड बाय साइन 35 डिवाइडेड बाय साइन 45। क्विकली। सही है, 10.22 पी क्यू आ गई। अब क्या करना है हम लोगों को? अब हम लोग को ये देखना है कि हम लोगों ने ये निकाल ली। जब ये निकाल ली तो आसान है, 10.22 ये है। अब आप लोग क्या लगा सकते हो? कोसाइन रूल, क्योंकि ये आ गई आप लोगों की नेबरिंग साइड जो बीसी होंगी, और ये एंगल आ गया आपका ए, और ये सामने वाली लेंथ होगी आपकी लेंथ ए। ठीक है, इसको एक्स बोल दो या क्यू एस बोल दो, कोई मसला नहीं है, क्यू एस की लेंथ है। तो ये बन जाएगा आपके पास क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10.3 स्क्वायर प्लस 10.22 स्क्वायर माइनस 2 10.3 10 point multiplied by 10.3 multiplied by 10.22 multiplied by cos 42। ये समझ में आया कोसाइन रूल लगाया मैंने? जी सर आपने लेंथ वाला वो लिखा है ना। लेंथ वाला लिखा है, शाबाश। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो। uh, 10.3 मल्टीप्लाई बाय 10.22 मल्टीप्लाई बाय cos 42, क्योंकि नेबरिंग नेबरिंग साइड्स का जो बीच का एंगल है वो हमारा 42 है ना। फिफ्टी 4.08 आ रहा है। अब इसको अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स कर दो। अंडर रूट ऑफ 54 पॉइंट, जो भी आपका आंसर है, अंडर रूट और आंसर दबाना। क्या है आंसर? जल्दी जल्दी जल्दी। 7.35। 7.35, गुड। अब जरा आंसर चेक करते हैं। 7.35 आ रहा है, 7.5 समथिंग है। देखो हमने ये सारी चीजें ही की हैं, कुछ ना कुछ
मिस्टेक हुई है बीच में, देखो पी क्यू का स्क्वायर वही पी क्यू निकाला था हम लोगों ने, इसमें तो नहीं गड़बड़ हुई है कुछ? वेट मैं देखता हूँ 12.6 मल्टीप्लाइड बाय साइन 35 डिवाइडेड बाय साइन 45 10.22 आ गया, हाँ सही है ये। 10.3 है वो, 10.3 है, 10.3 स्क्वायर प्लस 10 प्लस आंसर स्क्वायर माइनस 2 multiplied by 10.3 multiplied by 10.22 multiplied by cos 42 54.09 आ रहा है, 09 समथिंग आंसर आएगा आपका 7.35 ही आंसर आ रहा है। 58 क्यों दे रहे हैं ये लोग? मेथड यही है बेटा, हम लोगों ने बिल्कुल सही किया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, इसको बाद में साइन 42 है ना, साइन 45 नहीं है। देखो जल्दबाजी में ये मिस्टेक्स होती हैं। सही है, तो मेरे ख्याल में 10.22 नहीं आ रहा होगा, कुछ और आ रहा होगा, तो इस हिसाब से आपका सॉल्व हो जाएगा। सही है, आप लोग समझ गए हो करना क्या है, बस जी ये सर। छोटी सी मिस्टेक हुई है, अदर देन दैट बाकी सब कुछ सही है। ठीक है, जी सर। तो अभी तो खैर होमवर्क नहीं दे रहा है, इसके और क्वेश्चंस करने हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज।